रावण का वध कौन करेगा, जंगल का उद्धार कौन करेगा, ऋषि मुनियों का उद्धार कौन करेगा, इन सारी चीजों को ध्यान में रखकर राम के यश के लिए किसी भी पाप को करने के लिए वो उद्धत हो जाती है, तैयार हो जाती है। और साकेत में गुप्त जी लिखते हैं उर्मिला के संदर्भ में कि थूके मुझ पर त्रैलोक भले ही थूके, जो कोई कह सके कहे क्यों चूके, युग युग तक चलती रहे कठोर कहानी, रघुकुल में थी एक अभागी। यानी कैकेयी को फर्क नहीं पड़ता तो कोई उसको कह दे कि कैकेयी की वजह से राम बन गए। तो यहाँ पर देखिए ये नवीन जागरण है, ये स्त्री के प्रति नवीन सोच है जो कैकेयी को इतनी महान सिद्ध करे। इसी तरह उर्मिला को आप देख लीजिए, उर्मिला को भी गुप्त जी ने महान सिद्ध किया है। इसी तरह यशोधरा को देख लीजिए, यशोधरा का पूरा काव्य देखिए, यशोधरा की पूरी कथा पढ़िए। यशोधरा चूंकि है पूरा काव्य, लेकिन फिर भी यशोधरा जब गौतम बुद्ध चले जाते हैं तो कहती है सिद्ध हेतु स्वामी गए यह गौरव की बात, और चोरी चोरी गए वही बात लगा। अर्थात ये नारी कहती है मुझसे बता करके गए, अर्थात नारी की बदलती हुई नीति का परिणाम है। तो इस युग में इसके अतिरिक्त नारी के स्थिति को लेकर इस युग में अनेक काव्य लिखे गए। अगर काव्य ही नहीं, आप अगर प्रेमचंद को पढ़ें तो आपकी नारी की स्थिति का अंकन दिखाएंगे, कैसी कैसी नारियों को, चाहे आप सेवा सदन को ले लीजिए, चाहे उनकी कहानियों को ले लीजिए, चाहे आप गोदान ले लीजिए, चाहे रणभूमि ले लीजिए। तो नारी को एक सशक्त नारी के रूप में इस युग के कवियों ने प्रस्तुत किया है। स्वतंत्रता आंदोलन में जहां एक तरफ नारी को आदर्श रूप दिखाया गया, पत्नी का, प्रेमिका का, मां का, बहन का, वहीं नारी को श्रमशील भी दिखाया गया और आर्थिक रूप से नारी मदद कर रही थी। जो आज आप कहा जाता है, जो हमारे यहाँ चर्चा चल रही है विमर्श में, आधी आबादी, आज भारत के विकास में स्त्रियों की आधी आबादी का हाथ। उस समय गुप्त जी क्या लिखते हैं आप देखिए, औरों के हाथों यहां नहीं पलती, औरों के हाथ को यहां नहीं पलती हूं, अपने पैरों पर खड़ी आप चलती। गुप्त जी जिस समय लिख रहे हैं उस समय आप देखिए, उस समय वो कह रहे हैं कि नारी औरों के हाथों पर पलने वाली अब नहीं है। तो नारी की स्थिति इस युग में मजबूत थी। इसके अलावा अगर आप देखें तीसरी विशेषता के रूप में नीति और आदर्श को लिया जा सकता है। द्विवेदी युगीन काव्य आदर्श और नीति परक काव्य है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इतिहास पुराण से जो गृहीत कथा प्रसंग हैं उनके कथ्य को ग्रहण किया गया है और उन पर आदर्शवादी चरित्रों के माध्यम से, चाहे वो साकेत को ले लीजिए, चाहे मिलन को ले लीजिए, चाहे जयद्रथ वध को ले लीजिए, रंग में भक्ति की रचना को ले लीजिए, तो इतिहास पुराण के कथा प्रसंगों को लेकर के नवीन रूप में और आदर्श रूप में प्रस्तुत करने का प्रयत्न किया। इस युग में असत पर सत्य की विजय दिखाने का प्रयत्न है और इस दृश्य अगर आप देखें तो तमाम ऐसे काव्य हैं जिनमें स्वार्थ त्याग, साकेत, रंग में भंग, गांधी गौरव, मिलन जैसी रचनाएं आप आसानी से जिसमें देख सकते हैं। इस काल के कवियों ने प्रेम के आदर्श रूप को भी ग्रहण किया है। प्रेम प्रवास का उदाहरण है, साकेत, मिलन भी इस संदर्भ में देखा जा सकता है। उर्मिला अपने मन को प्रिय पथ का विघ्न मानने से इनकार करती है, रोकती है, कहती प्रिय पथ का विघ्न नहीं है। प्रेम जीवन की अद्भुत शक्ति है, इसके बिना जीवन निस्सार है, व्यर्थ है। ये बात इस युग के कवियों ने स्वीकारी है और रखी है। रामनरेश त्रिपाठी लिखते हैं कि गंध विहीन फूल जैसे चंद्र चंद्रिका हीन, यूं ही फीका है मनुष्य का जीवन प्रेम भी। तो अर्थात प्रेम के आदर्श रूप को, प्रेम को सत्य के रूप में इस युग के कवियों ने लिया। इसके बाद अगर देखा जाए तो सामान्य मानवता का चित्रण इसमें होता है। सामान्य मानवता अर्थात भारतीय युग में अगर आप देखें तो असामान्य, जैसे ईश्वर, अवतारवाद, राजा, सामंत, नायक, नायिका को स्थान मिला है। लेकिन द्विवेदी युग में सामान्य मानव को यह गौरव मिला है। द्विवेदी युग में समस्त कवियों ने सामान्य मानव को विषय वस्तु बनाया है अपने काव्य। इस युग में कृषकों पर काव्य लिखा गया, विधवाओं के दुखों पर कारुणिक काव्य लिखे गए, जैसे बुद्ध जी का किसान, सियाराम शरण गुप्त का अनाथ, स्नेही जी का कृषक कंदन, नाथुराम शर्मा शंकर का गर्भरंडा रहस्य जिसमें वेश्याओं पर
बड़े विस्तार से और बड़े उच्च कोटि का लिखा गया। इस युग के कवियों ने निम्न जातियों की दशा पर भी खूब रचनाएं की और उन पर हो रहे अन्याय और दुर्व्यवहार को इंगित किया है समाज के सामने। हरियोत जी इसी संदर्भ को लेकर लिखते हैं कि आप आंखें खोल करके देखिए, आज जितनी जातियां हैं सिरधरी, पेट में उनकी पड़ी दिखलाएंगी जातियां कितनी सशक्तियां। अर्थात इस युग में कवियों ने छोटे छोटे जो तिरस्कृत या जो जिनको छोड़ दिया गया था, जिन पर पहले पूर्ववर्ती कवियों ने ध्यान नहीं दिया था, उन सामान्य शीर्षकों को या उन सामान्य कथा वस्तुओं को लेकर के इस युग के कवियों ने काव्यों की रचना की। इसके अलावा एक बड़ी विशेषता है इस युग में इतिवृत्तात्मक कविता का। इतिवृत्तात्मकता इस युग की प्रमुख प्रवृत्ति है, जिसमें किसी कथा को, इतिवृत्तात्मक कथा को लेकर के साहित्य लिखा जाता है। इसका अर्थ होता है स्थूल पदार्थ, चेतना। इस युग के कवियों ने छायावादी कवियों जैसे सूक्ष्म सौंदर्य दृष्टि नहीं दिखाई। इस युग की जो चेतना है, कवियों की जो चेतना की, जो अव्यक्त की चेतना है, वो दो रूपों में हमारे सामने दिखाई देती है। एक सीधी सपाट और वस्तुपरक कविताओं के रूप में जो चेतना इस युग की अव्यक्त है, वो दो रूपों में, सीधी सपाट और वस्तुपरक कविताओं के रूप में, जैसे भारत भारती और हल्दी घाटी को आप देख सकते हैं उदाहरण के रूप में। दूसरा है भावुकता प्रधान पौराणिक कल्पना के रूप में, जैसे साकेत और परिप्रवास को देखा जा सकता है। इसके अलावा कथा काव्यों की काव्य रूपों की विविधता भी है। दरअसल ये काव्य प्रबंध काव्यों का युग था। इस समय प्रबंध काव्य खूब लिखे जा रहे हैं, जिनमें तीन रूप विशेष रूप से थे, महाकाव्य, खंडकाव्य और लघुकाव्य। इस युग की लगभग सारी रचनाएं महाकाव्य, खंडकाव्य या प्रबंध, लघु प्रबंध में ही लिखी जा रही है। इस युग में प्रिय प्रवास खड़ी बोली का पहला काव्य लिखा जा चुका है। प्रिय प्रवास आप देखिए, और सबसे बड़ी विशेषता इस युग के प्रिय प्रवास और साकेत दोनों की मैं संक्षेप में आपसे आपको इंगित कर दूं कि प्रिय प्रवास और साकेत में भी भगवान राम और कृष्ण के अलौकिक रूप का वर्णन नहीं है। प्रिय प्रवास में हरियोत ने भगवान कृष्ण के, राधा के लौकिक रूप को दिखाया है, क्योंकि उस समय लौकिक रूप की आवश्यकता थी। उस समय एक नवीन अवधारणा की आवश्यकता थी। उस समय भारत की आजादी की अवधारणा थी, तो इसलिए उस यशोधरा में उन्होंने इसको दिखाया। इसी तरह साकेत में भी आधुनिकता और नवीन उद्भावनाएं दिखाई दी। ठीक है, तो राम को भी साधारण मानव के रूप में दिखाया गया है। राम को भी साधारण मानव के रूप में दिखाया गया। और मैंने आपसे पहले कहा, राम तो मानव हो, ईश्वर नहीं, क्या तो मैं ईश्वर, ईश्वर से मान करे। तो इस तरह से जब साकेत में गुप्त जी कहते थे, इसका मतलब है कि राम को लौकिक रूप में दिखाना चाहिए। खड़ी बोली का आरंभिक काल था ये, और खड़ी बोली प्रतिष्ठित हो गई थी। गुप्त जी के और काव्य को देखें या अगर संपूर्णता में देखें तो द्विवेदी जी के को अगर देखें या उनके प्रयत्न को देखें तो उनका प्रयत्न महत्वपूर्ण था। द्विवेदी जी ने भाषा को सरल, सहज और क्लिष्ट, सुबोध बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने लोगों से भाषा को सरल, सहज लिखने के लिए प्रेरित किया और अनुरोध भी किया। इस युग में नए छंदों की शुरुआत हो चुकी थी। पारंपरिक छंद तो लिखे जा रहे थे, लेकिन नए छंदों का भी प्रयोग शुरू हो गया था। उर्दू के छंदों का भी प्रयोग हो चुका था। तुकान छंदों की बहुलता थी और छंदों में ही लगभग, जैसे आप साकेत का नौम सर्ग देखें तो लगभग 45 से 50 छंदों का प्रयोग साकेत में दिखाई देता है। तो इस युग में छंदों का भी प्रयोग हो रहा था। तो अगर हम निष्कर्षतः देखें तो राष्ट्रीय जागरण का ये युग था। साहित्य धारा को नए पथ की ओर ले जाने का ये युग था। इस युग में एक तरह से देखा जाए तो शास्त्रीय रूढ़ियां टूट रही थी, अर्थात व्यापक जन समुदाय को ये काव्य प्रभावित कर रहा था। रसिक परंपरा से अपने आप को निकाल चुका था और समस्त सामान्य जनता से, शिक्षित जनता से साहित्यकार जुड़ गया था। भाषा के में एक युगांतकारी परिवर्तन इस युग को देखा जा सकता है, अर्थात ये युग भाषा का युगांतकारी युग था। और इन सारी चीजों में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो है सरस्वती पत्रिका का संपादन, जो देखा जा सकता है। सरस्वती पत्रिका
पत्रिका न होकर एक पाठशाला की तरह इस युग में काम करती है और उसी के आधार पर ये देखा जाए तो साहित्य में एक तरह से गंभीर और दायित्व बोध इस समय बढ़ रहा था और हिंदी अपने व्यापक स्वरूप पे आ रही। तो इस प्रकार संक्षेप में हम आपसे बात कर चुके हैं और संभवतः आप इस पर थोड़ा अपना दृष्टि। नमस्कार।